बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 16 प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उन्हें दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो दीप्त वस्तु वे होते हैं जिनमें स्वयं अपना प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो पहला देखते हैं, हमें इनको वर्गीकृत करना है। पहले इनके नाम लिखते हैं, उसके बाद हम इन्हें वर्गीकृत करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, चलिए। पहली है किताब, सेकंड है चांद, मोमबत्ती, तारे, सूर्य, लैंप, मेज, माचिस। अब हम इन्हें, ये देखिए यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म दी हुई है, इसमें हमें इनको दोनों को लिखना है। तो यहाँ पे है दीप्त वस्तुएं, इनमें से दीप्त वस्तुएं हैं मोमबत्ती, तारे, सूर्य, लैंप, माचिस, और अदीप्त वस्तुएं हैं किताब, चंद्रमा और मेज। सेकंड प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखकर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। तो पारदर्शी क्या होती हैं? जिनके हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। अपारदर्शी, जिनके आर पार, जिन वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। और पारभासी, जिनके आर पार हम हल्का सा धुंधला देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियरली हमें दिखाई नहीं देगा, बट थोड़ा सा हमें हल्का सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो चलिए हमें इनको वर्गीकृत करना है इनको देखकर। जो पहला है चश्मा या ऐनक, ये होती है पारदर्शी। सेकंड है सेब, अपारदर्शी। फिर लिखिए ग्लास की बॉटल्स हैं, ये पारभासी है। उसके बाद ये है, फिर ग्लास है, ये है पारदर्शी। फिर एक बॉक्स रखा है, अपारदर्शी। आगे चम्मच है, अपारदर्शी। नेक्स्ट एक बुक है या डायरी है, अपारदर्शी। नेक्स्ट अलमीरा, अपारदर्शी। और मेज है, ये भी अपारदर्शी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3, किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं? समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 4, समांतर, अपसारी और अभिसारी किरण पुंजों के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार दिए गए स्थानों को भरिए। तो समांतर है मतलब पैरेलल है, पैरेलल प्रकाश रेज हैं, लाइट रेज हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। देखो फर्स्ट केस में आ जाएगा। अभिसारी में ये देखो एक पॉइंट पर ये मिल रही हैं, ये होती है कन्वर्जेंट, एक पॉइंट पर ये आके कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। नेक्स्ट है अपसारी, ये है डाइवर्जेंट, मतलब ये एक पॉइंट से बिखर रही हैं, अपसारी किरण पुंज हो जाएगी, डाइवर्ज हो रही हैं एक पॉइंट से। नेक्स्ट है, ये भी जानने में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो वही कोण बनाते हुए वापस आती है जिस कोण से वह सतह टकराती है। तो यहाँ पे आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण क्या है यहाँ पे दिखाया गया है, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा होता है। प्रश्न 5 देखते हैं। जो ऊपर दिया गया जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रश्न 5 है वो कंप्लीट करेंगे। स्केल का प्रयोग करके निम्नलिखित किरण आरेखों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर बताया गया है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। तो इस केस में, फर्स्ट केस में ए पार्ट में देखते हैं एंगल आई कितना है 45 डिग्री, तो एंगल आर इट शुड ऑल्सो भी 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो उसको हमें कितना बनाना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ डी, जो डी है उसके हेल्प से हमें इसको 45 डिग्री आप इसको बना लीजिए फर्स्ट। सेकंड में जो है हम देख रहे हैं, ये देखो एंगल आई कितना है 30 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से बनेगा, इसको ये मानते हुए, बेस मानते हुए यहाँ से ये 30 डिग्री यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 डिग्री, तो 10 डिग्री नेक्स्ट एंगल आर बनेगा, मतलब यहाँ से नहीं हम चलेंगे, ऊपर से यहाँ से नहीं बनेगा, ऊपर से बनेगा। ठीक है, इसको बेस मानते हुए, सेंट्रल लाइन को बेस मानते हुए यहाँ से हम एंगल 10 करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी। नेक्स्ट लास्ट में है 90 डिग्री, तो जो एंगल आर है वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए बस इसको हमें, इस कंडीशन को फुलफिल करना है हर केस में,
क्योंकि यहाँ बताया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होती है कंडीशन। तो यहीं पर ही हमें ये कंडीशन फॉलो करनी, और एंगल हम देख रहे हैं कहाँ से बन रहा है, सेंटर को बेस मानते हुए यहाँ पे एंगल बनते हैं। नेक्स्ट आओ करके सीखे। नंबर 1, एक पतली कड़ी पन्नी लें तथा उसकी सहायता से नीचे दिए गए प्रयोगों को करिए। तो इन हमें एक्टिविटीज़ को करना है, घर पर भी करिए, देख सकते हैं। पहले पे चलते हैं। 5th का ए पार्ट है, पन्नी जब समतल और चिकनी हो तब इस पर प्रकाश डालिए और बताइए आप क्या देखते हैं। तो हमें एक क्या पॉलीथीन लेनी है, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, कोई सिलवट ना हो उसके ऊपर, बिल्कुल प्लेन वो पॉलीथीन हो, और उसके ऊपर हम थोड़ी सी रेस डालेंगे। उसके ऊपर थोड़ी सी टॉर्च से डाल सकते हैं, या मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है उससे भी आप उसके ऊपर रेस डाल करके देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो पन्नी के पारदर्शी होने पर, पन्नी जो क्या होती है वो पारदर्शी होती है, पॉलीथीन होने पर प्रकाश आर पार निकल जाएगा। पन्नी के अपारदर्शी होने पर प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलीथीन हमारी ट्रांसपेरेंट है तो उसके अक्रॉस जो है लाइट है वो हमारी आर पार निकल जाएगी, और अगर हमारी जो पॉलीथीन है वो डार्क कलर की है तो उसके आर पार जो लाइट है पूरी नहीं निकलेगी, जबकि थोड़ा सा उसमें से रिफ्लेक्शन वापस आएगा। सेकंड में क्या है कि अब पन्नी को अच्छी तरह मोड़ कर मुट्ठी में बंद करके सिकोड़ लें, फैलाएं, और जब इस पर प्रकाश डालें, अब आप क्या देखते हैं। तो इसका आंसर ये है कि पन्नी के पारदर्शी होने पर प्रकाश का आंशिक परागमन होगा, पन्नी के अपारदर्शी होने पर प्रकाश का अनियमित परावर्तन होगा। तो देखिए, जब फर्स्ट केस में जो हमने पॉलीथीन ली, अब सेकंड केस में हमने क्या करना है, पॉलीथीन को थोड़ा सा हमें सिकोड़ देना है, थोड़ा सा उसको हम मोड़ेंगे अच्छी से, मोड़ने के बाद फिर से उसको फैलाएंगे। मोड़ने के बाद क्या होता है कि जो उसकी सरफेस होती है वो इरेगुलर हो जाएगी। पहले उसकी सरफेस कैसी थी, बिल्कुल स्मूथ थी, प्लेन थी, चिकनी थी, और अब जब हम उसको थोड़ा सा मोड़ करके फिर से फैलाएंगे तो उसकी सरफेस अब स्मूथ ना रह करके क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इरेगुलर सरफेस होगी। अब जब इरेगुलर सरफेस होगी तब प्रकाश का आंशिक परागमन होगा। जो अगर हम उसके सामने अगर लाइट रखते हैं तो जो लाइट है वो पूरी आर पर हमें ना पूरी नहीं दिखाई देगी, जबकि थोड़ा आंशिक तौर पर हमें वो दिखाई देगी। उसके सेकंड केस में क्या है, पन्नी के अपारदर्शी होने पर प्रकाश का अनियमित परावर्तन होगा। सेकंड केस में फिर सेम हमें डार्क कलर की अगर हम पॉलीथीन लेंगे, उसको भी मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद फिर उसको फैलाएंगे, तो अब उसकी जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, इरेगुलर, स्मूथ नहीं होगी। तो स्मूथ न होने के कारण उसका भी क्या है, अनियमित परावर्तन होगा। रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन वो उतना रेगुलर नहीं होगा जो कि फर्स्ट केस में था, हल्का सा उसमें से डिफरेंस आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट केस में हमने जो उसकी सरफेस दिखाई है वो बिल्कुल स्मूथ दिखाई है। यहाँ पे देखिए, जो उसकी सरफेस थी पॉलीथीन बिल्कुल स्मूथ है, और सेकंड केस में उसकी सरफेस स्मूथ ना होकर थोड़ी सी इरेगुलर हो गई है। तो इस कारण इरेगुलर सरफेस होने के कारण जो रिफ्लेक्शन पहले हो रहा था वो उतना स्मूथली अब नहीं होगा। थर्ड केस देखते हैं, इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। समतल सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, जबकि खुरदुरी सतह से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है। बस इसका यही रीज़न है कि पहले जो सरफेस थी वो स्मूथ थी, चिकनी थी, लेकिन अब जो सरफेस है वो स्मूथ न रह करके इरेगुलर हो गई है, खुरदरी हो गई है, खुरदरी हो गई है। तो यही मेन रीज़न है। इसी कारण से ही हम कमरे में मेज कुर्सी को कमरे के हर भाग से देख पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न 6, क्या आप पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? तो अंधेरे कमरे में अगर कोई हमारा मिरर रखा है तो क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो लाइट नहीं पड़ेगी। नहीं, हम अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को नहीं देखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि जब अंधेरा ही है तो प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन के कारण ही हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। 7th है, चित्र को देखकर तीर द्वारा दर्शाए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे हमें दिखाना है, रेस का नाम बताना है। ये जो रेस होती हैं क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है तो उससे बनने वाला कोण होता है परावर्तन कोण, और जो आपतित किरण है, आपतित किरण का जो बनने वाला कोण है नॉर्मल से, वो है आपतन कोण।
ये सेंटर वाली जो लाइन होती है ये नॉर्मल कहलाती है। ये देखिए, ये जो सेंटर वाली लाइन है ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल से ये वाली जो है परावर्तित किरण है, इसका जो कोण है वो परावर्तन कोण है। इस नॉर्मल से जो एंगल ये बनाएगा ये होता है आपतन कोण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, 3 विद्यार्थी राम, श्याम और पूजा मोमबत्ती की लौ को चित्र में दी गई आकृतियों के पाइपों से देखते हैं। तीनों में से कौन मोमबत्ती की लौ देख पाएगा? तो यहाँ पे 3 बताए गए हैं, तो देखिए या कौन मोमबत्ती की लो देख पाएगा। ये देखिए आँख इधर है और यह मोमबत्ती की लो इस तरफ है। ये देखिए ये लो है, तो बिल्कुल सामने तो नहीं, जो सीधे में होगी वही देख पाएगा। इसके सीधे में है बिल्कुल, तो सिर्फ यही देख पाएगी मोमबत्ती की लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न 9, राजू और मीना की स्कूल से छुट्टी हुई। माँ ने खीर बनाई थी, इसलिए राजू को घर जाने की बहुत जल्दी थी। वह कम से कम दूरी तय करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। राजू और मीना ने घर जाने के लिए चित्र में दिखाए गए 2 रास्तों का चयन किया। तो राजू और मीना ने देखिए 2 रास्ते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम 2 रास्ते हमें दिखाई दे रहे हैं। जो राजू है वो बिल्कुल सीधा जाएगा घर की तरफ स्कूल से, और जो मीना है वो ऐसे घूम करके जाएगी। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, मीना और राजू में से किसको घर जाने में कम समय तथा ऊर्जा लगी? तो डेफिनेटली राजू को ही लगी होगी, क्योंकि बिल्कुल इसका डिस्टेंस भी शॉर्टर है और एनर्जी भी इसको कम लगेगी, जाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो राजू को घर जाने में कम समय लगेगा तथा कम समय तथा ऊर्जा लगी, कम दूरी होने के कारण सीधा रास्ता। इसका मेन रीज़न यही कि डिस्टेंस कम था और बिल्कुल इसका डायरेक्ट इसका घर बिल्कुल सीधा रास्ता था, ऐसे घूम करके वो नहीं गया। सेकंड ये है कि राजू का व्यवहार तथा चुना गया रास्ता प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो हमें उसको बताना है कि ये किस गुण को करता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, दैट इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रश्न 10 देखते हैं। सोहन मामा के यहाँ जाने के लिए शीशे के सामने तैयार हो रहा था। जब वह बाल ठीक करने लगा तब उसने देखा कि उसने अपना दायां हाथ ऊपर किया है, जबकि उसके प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर है। उसने यह भी देखा कि उसकी टी शर्ट पर लिखे हुए अंग्रेजी भाषा के शब्द RED उसे उल्टा दिखाई पड़ रहा है। यह किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो ये किस घटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन। जब हम मिरर क्या में देखते हैं तो मिरर इमेज कैसी दिखाई देती है? हमें बिल्कुल उसके रिवर्स उल्टी दिखाई देती है। तो यही है इसका उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन। प्रश्न 11 देखते हैं। कार, बस या ट्रक के पश्च दृश्य में हम उत्तल दर्पण की जगह समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं उपयोग कर सकते? तो इसका देखिए मेन रीज़न ये है कि 2 पार्ट है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, अतः दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। क्योंकि जब गाड़ियों में जो शीशा लगता है उसमें हमें वाइडर एरिया को कवर करना होता है, तो वाइडर एरिया को जो कवर करता है उसमें हम समतल दर्पण नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि समतल दर्पण में इससे कहा गया है कि सेम ही दिखाई देता है प्रतिबिंब, उसका इमेज जो होगी वो सेम दिखाई देगी, उतने ही आकार की दिखाई देगी, जबकि हमें वाइडर एरिया को कवर करना होता है। तो यही इसका मेन रीज़न है। आओ करके सीखें। 2 समतल दर्पण लें, उनको एक दूसरे के समानांतर रखें। अब इन दोनों के मध्य एक जलती हुई मोमबत्ती या कोई भी वस्तु रखें। आप इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं? मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और यह क्रम चलता रहता है। प्रश्न 12 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों को देखकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो हमें देखना है इनमें से देखिए पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होता है या पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। तो पार्श्व परिवर्तन किस केस में देखा था हमने? जो पार्श्व परिवर्तन होता है, अगर हम उसको मिरर के सामने देखते हैं तो हमें वो बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है अक्षर। तो हमें इन अक्षरों में से ये पहचानना है कि कौन सा अक्षर जो है वो हमें उल्टा दिखाई देगा अगर हम उसके सामने एक शीशा रखते हैं। तो यहाँ पे जो लेटर्स है जो हमें उल्टे दिखाई देंगे, जिनमें पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होता है, तो वो हैं B, E, L, J, C और Z। ये हमें उल्टे दिखाई देंगे। और जिनमें पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है वो हैं A, H, M, W, O, X।
आप खुद भी इनको घर पर करके देख सकते हैं। लेटर्स को आप पेज पर लिखिए और उसको शीशे के सामने रखने के बाद आपको ये थोड़ा सा और क्लैरिटी से आपको समझ में आ सकता है। तो इसी के साथ हमारी इकाई यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।